में चर्चा हम करते हैं। जैसे नर्मदा है हमारे पास, कहाँ से? इस जगह से, अनूपपुर से निकली है ना। अब सुनिएगा ध्यान पूर्वक इस चीज। हमने कल या परसों के बाद चर्चा की थी कि एक जगह है, क्या नाम है उसका? गौड़देश तीर्थ बताया था। गौड़देश तीर्थ था। इस पर एक पर्वत हमने बोला था, कौन सा था? ऋक्ष पर्वत। और ये ऋक्ष पर्वत कहाँ पर पड़ता है? सर, मैकल श्रेणी में। कहाँ पर? मैकल श्रेणी में। मैकल श्रेणी में कौन सी जगह पड़ती है हमारे पास? माई की बगिया। माई की बगिया। और माई की बगिया में एक कुंड पड़ता है, क्या नाम है उसका? नर्मदा कुंड। यहां से क्या हुआ है साहब? नर्मदा का ओरिजिन, उद्गम हुआ है। ठीक। अब केवल और केवल नर्मदा का ही ओरिजिन इस जगह से नहीं हुआ है, इसी जगह से कुछ और नदियां भी निकली। जैसे कि एक नदी निकली है, इसका नाम है सोन। ठीक। और इसके अलावा एक नदी और हमें देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है? जोहिला। बस इन तीन के बारे में यहां पर हमारे पास डिस्कस देखने को मिलता है। थोड़ा सा ये प्रॉपर तरीके से बना दें। सोन, और यहां से जोहिला मिल जाती। ठीक। अब सुनिएगा क्या है कि नर्मदा के बारे में, नर्मदा को जीवनदायिनी नदी, प्राणदायिनी नदी, पवित्र नदी कहा जाता है। ठीक। रेवा खंड में ही एक पुराण आता है हमारे पास नर्मदा के बारे में। चर्चा किस पुराण में है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण। अब हमने देखा है जैसे कि रामायण है, रामायण के पार्ट कांड होते हैं, है ना। और महाभारत है, महाभारत के पार्ट्स को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। ऐसे ही पुराण हैं, उनके पार्ट्स को हम खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। तो इसी में स्कंद पुराण में एक खंड आता है जिसका नाम है रेवा खंड। कौन सा है? रेवा खंड। रेवा खंड के बारे में, रेवा खंड में नर्मदा के बारे में चीजें डिटेल से बताई गई है। क्या घटना है, क्या स्थिति है, देखिएगा। हमारे पास जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में एक पर्वत पड़ता है, सतपुड़ा पर्वत, जिसकी श्रेणी पड़ती है मैकल श्रेणी। मैकल को इस रेवा खंड में पर्वतों का राजा बताया गया है मध्य भारत के। ठीक। अब पर्वतों का राजा है मैकल, और पर्वतों का राजा होने के दौरान इनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही। तब इन्होंने ऋषि की तरह व्यवहार किया और तपस्या की। तो ऋषि की तरह व्यवहार किया तो कौन से पर्वत पर व्यवहार किया था तपस्या? ऋक्ष पर्वत पर तपस्या की थी। और किसकी तपस्या की थी साहब? शंकर जी की तपस्या की थी। किसकी तपस्या की थी? शंकर जी की तपस्या की थी। और शंकर जी के आशीर्वाद से ही किसकी उत्पत्ति हुई, या उनके एक पुत्री हुई। क्या नाम पड़ा उसका? रेवा नाम पड़ा। क्या नाम रखा? रेवा। रेवा का मतलब क्या होता है? रेवा का मतलब होता है शिव की जटा से उत्पन्न। किससे? शिव की जटा से उत्पन्न। ठीक। अब नर्मदा का उद्गम कैसे हुआ है? शिव की जटा से इनका उद्गम हुआ है। अब जब शिव के आशीर्वाद से कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि साहब बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा पवित्र होगा। तो इसी दौरान शिव ने आशीर्वाद दिया कि आपके जो पुत्री उत्पन्न होगी ना, वो पुत्री संसार के दुखों को हरेगी। अब संसार के दुखों को हरने से मतलब क्या है? बोला कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो फल गंगा में डुबकी लगाने से मिलेगा, वो मात्र नर्मदा के दर्शन करने से मिल जाए। क्यों? क्योंकि पता है एमपी के लोग हैं, डुबकी लगाने जाएंगे नहीं सर्दियों में, और पाप तो करेंगे ही बराबर। और जब पाप करेंगे बराबर तो क्या होगा? केवल जाओ नर्मदा माई के दर्शन करो, सारे पाप समाप्त, है ना। तो जो फल हमें गंगा में स्नान करने से मिलता है, वो मात्र नर्मदा के क्या? दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब क्या घटना हुई
कि जब हमारे पास मैकल पर्वत के पुत्री हुई, तो मैकल पर्वत की पुत्री, पुत्री को सुता कहते हैं, और किसकी सुता है ये? मैकल की। तो इसके कारण नर्मदा का नाम एक और क्या पड़ा? मैकल सुता पड़ा। क्या नाम पड़ा? मैकल सुता पड़ा। और शंकर जी के आशीर्वाद से हुई थी, तो इनका नाम एक और क्या पड़ा? शंकरी नाम इनका पड़ गया। तो दो नाम नर्मदा के हमारे पास आए, मैकल सुता आया और दूसरा क्या आया? शंकरी नाम आया। अब देखो, बच्ची होती है घर में, तो बच्ची तो पराया धन होती है ना? पराई धन होती है ना? नहीं सर। हाँ, तो पराया धन होती है। दिन पे दिन बच्ची बड़ी होने लगी, पिताजी को टेंशन होने लगी शादी ब्याह की। अब जब पिताजी को टेंशन होने लगी, तो टेंशन होने के दौरान क्या हुआ कि साहब, उस समय की बात है, प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में राजा की पुत्री के लिए क्या रचा जाता था? स्वयंवर रचा जाता था। और जब स्वयंवर रचने वाली बात आई, तो स्वयंवर रचने के दौरान इन्होंने घोषणा करवा दी कि जो भी एक पुष्प है, जैसे स्वयंवर में अलग अलग परीक्षाएं ली जाती है, जैसे हमारे पास सीता का स्वयंवर हुआ था, तो बाकायदा वहां पर शिव का धनुष परीक्षा के रूप में रखा गया था। या फिर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो मछली की आंख फोड़ने का कंपटीशन रखा गया था, है ना? तो उस समय पर जो स्वयंवर हुआ था, हाँ, स्वयंवर आज भी होते हैं। आप लोगों को लगता है कि नहीं होते? अरे आज भी होते हैं। आज स्वयंवर का ट्रेंड बदल गया है। कैसे? आज का स्वयंवर क्या है? जिसकी सरकारी नौकरी होगी, है ना? तो देख लो बेटा, तुम्हारा भविष्य खतरे में है। अगर नौकरी नहीं मिली तो छोकरी नहीं मिलेगी, है ना? कैसे? ठीक। तो देख लो, स्वयंवर आज भी होते हैं। अब देखिएगा, यहां से बहुत से तथ्य, ये कहानी के रूप में मत लेना, यहां से बहुत से तथ्य आपके कवर होंगे, है ना? तो स्वयंवर रचा, स्वयंवर रचा, तो स्वयंवर में एक शर्त रखी गई कि एक पुष्प होता है जिसका नाम है गुलबकावली। कौन सा? गुलबकावली का पुष्प। तो भी लेकर आएगा, उससे किसकी शादी होगी? नर्मदा की शादी की जाएगी। अब गुलबकावली के पुष्प के लिए अलग अलग जगह से राजा आए, ढूंढने चालू कर दिए उन्होंने। अब उसी दौरान एक राजा थे हमारे पास जिनका नाम था सोन, है ना? और सोन राजा जो थे, वो लेकर आए क्या पुष्प? गुलबकावली का पुष्प लेकर आए। तो सोन क्या है साहब? राजा है। राजा क्या है? पुरुष होता है। तो इसके कारण सोन जो है, वो नदी का कौन सा रूप है? पुरुष रूप है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये नद है। अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो एक तो होता है नद्या और एक होता है नद। ठीक, तो नद क्या है? नदी का पुरुष रूप है, और नद्या नदी का स्त्री रूप है। साधारणतः नदियों को स्त्री रूप माना गया है, लेकिन सोन क्या है हमारे पास? नदियों का पुरुष रूप है। यह प्रश्न आ चुका है ना? तो सोन ने क्या किया भाई साहब? गुलबकावली का पुष्प लेकर आए, और गुलबकावली का पुष्प लेकर आने के बाद मैकल जी को भेंट किया। मैकल जी ने वो पुष्प कहां पर लगाया? माई की बगिया में लगाया। तो प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में गुलबकावली का पौधा कहां पर मिलता है? तो कहां पर मिलता है? माई की बगिया। माई की बगिया कहां पर है? अनूपपुर में, जहां से नर्मदा का उद्गम हुआ है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है। तो गुलबकावली का पुष्प कहां पर मिलता है एमपी में? माई की बगिया अनूपपुर में मिलता है। अब भाई साहब ये पुष्प लेकर आए, मैकल जी को दिया, मैकल जी खुश, बोला वाह वंडर, वेरी गुड। और नर्मदा से शादी क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब शादी आदि फिक्स होने के बाद मुहूर्त उहूर्त निकलवाया जाएगा। अब उस टाइम का तो था नहीं। उस समय पे तो क्या होता था भाई? शादी फिक्स कर ली, बड़े बुजुर्गों ने फिक्स कर ली, और उसके बाद लड़की ब्याह दी जाती थी। अब भाई साहब लड़की और लड़के की भावनाएं तो वही है ना जो आज की हुआ करती थी। आज के टाइम पे अगर ऐसा कर दिया जाए तो कम से कम लड़का और लड़की दोनों बोलेंगे तुमने हमारी शादी ऐसे कैसे फिक्स? दिखाया तक नहीं। लंगड़ा है, गूंगा है, बहरा है, काना है, कैसा है? हाँ? तो भाई साहब नर्मदा भी सोच रही थी कि यार सोन जी, हाँ, कैसे होंगे? सही से रह रहे होंगे कि नहीं रह रहे होंगे? खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ठीक। तो उसी दौरान हमारे पास देखिए, यहां पर एक नदी आती है, जोहिला।
जोहिला क्या थी, नर्मदा जी की दासी हुआ करती। क्या हुआ करती थी? दासी हुआ करती थी। और दासी होने के दौरान इनने सोचा कि यार मैं पता तो करूं कि सोन जी सही से खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो उस दौरान इन्होंने जोहिला के हाथों क्या भेजा, एक लेटर भेजा। अब भाई साहब लेटर ये कबूतर से भी भेज सकती थी, है ना। कबूतर से भेजते अगर लेटर तो क्या होता, बाई चांस पापा को पता पड़ता तो पापा बोलते अच्छा, हाँ अच्छा इसको मजे में मत लेना, बहुत से तथ्य कवर होंगे ध्यान से। ठीक, तो पापा बोलते अच्छा ऐसी बात है, इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम ऐसी हरकतें करने लगे हो। है उस टाइम की बात थी भाई, आज के बाद तो आज की क्या स्थिति होती है, आज तो पापा को बाद में पता पड़ पाता है। हाँ कि अच्छा ये मैटर था, तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। हाँ तो अब क्या हुआ, जोहिला को इन्होंने लेटर लेके भेजा। जोहिला कौन है? दासी है। जोहिला को लेटर लेके भेजा और जोहिला ने ये लेटर ले जाकर किसको देने की कोशिश की? सोन को देने की कोशिश की। सोन बढ़िया हष्ट पुष्ट बलिष्ठ व्यक्ति, सुंदर सुशील सुसज्जित। भाई साहब जोहिला का ईमान हिल गया, है ना। और जोहिला का ईमान हिल गया। जोहिला ने बोला भाड़ में गया लेटर, यार ऐसा आदमी हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक, तो क्या हुआ, जोहिला का ईमान हिला। जोहिला ने लेटर फाड़ फूड़ के रखा साइड में। यहाँ पर सोन भी सोच रहे थे कि यार नर्मदा को एक बार देख लेते। और नर्मदा के देश से ही एक दासी आई जोहिला। सोन जी ने सोचा ये दासी नहीं है, खुद नर्मदा मिलने आई है ना, देखने आई है, मुंह दिखरावनी करने आई है। तो उस दौरान सोन ने जोहिला से क्या हुआ, मिले। और मिले और जोहिला ने बोला कि मैं ही नर्मदा हूं। तो भाई साहब दोनों के दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। मिलन हो गया तो जोहिला और सोन जोर जोर से चिल्लाने लगे हमारा मिलन हो गया। ठीक, और चिल्लाने लगे और बोला कि अब हमारी उम्र एक है दोनों की, साथ साथ जीना साथ साथ मरना। तो ये क्या हुए, दोनों के दोनों चिल्लाने लगे। तो चिल्लाने लगे से एक चीज याद रखना, चिल्हारी। और हम दोनों की उम्र एक है तो ये कहां पर पड़ेगा, उमरिया में। ठीक, तो सोन और जोहिला का संगम कहां पर हुआ है, चिल्हारी जगह है उमरिया में। उमरिया में चिल्हारी में एक घाट पड़ता है जिसका नाम है दशरथ घाट। दशरथ घाट माना जाता है, मान्यता है कि इसी जगह पर राम जी ने दशरथ जी की अस्थियों का क्या किया था, विसर्जन किया। तो दशरथ घाट कहाँ पर है, चिल्हारी में। और चिल्हारी कहाँ पर है, उमरिया में। और यहाँ पर क्या विशेषता है कि जोहिला और सोन का संगम हमें देखने को मिलता है, धोखेबाज नदी। ठीक, अब भाई साहब जब ये बात पहुंची किसके पास, नर्मदा के पास। नर्मदा ने बोली कि मैन विल बी मैन, है ना। ठीक, इनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। बोला इतनी भरोसेमंद दासी, बचपन से खेल कूद के साथ में बड़ी हुई और इसी ने धोखा दे दिया, आज के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इन्होंने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली, कि आज के बाद मैं किसी भी आदमी पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। और जब तक आदमी पर भरोसा नहीं करोगे, ब्याह होगा क्या किसी लड़की का, नहीं होगा। तो यानी नर्मदा जीवन भर क्या रही, कुंवारी रही। और इसी के कारण इनका एक और नाम पड़ा, चिर कुंवारी। चिर कुंवारी, चिर का मतलब होता है अनंत काल तक। तो अनंत काल तक ये क्या रही, कुंवारी रही। तो क्या नाम पड़ा इनका, चिर कुंवारी नाम पड़ा। ठीक, अब इसके बाद भाई साहब ये हो गई गुस्सा। ठीक, अब गुस्सा हो गई तो गुस्सा होने के बाद ये तेजी से पिता के घर को छोड़कर चली गई। तो तेजी से पिता के घर को छोड़कर गई, गुस्से में गई, ताव में गई और कसम खा के गई कि आज के बाद मैं किसी आदमी पर भरोसा नहीं करूंगी। तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है कि नर्मदा की जो धारा है या उसका जो प्रवाह है वो क्या है, तीव्र है, इंटेंस है। यहां से भी प्रश्न आता है कि नर्मदा का प्रवाह कैसा है, इंटेंस है। क्यों है भाई साहब, गुस्से में है, क्यों, धोखा मिला। ठीक, बाद में पता पड़ा सोन जी को कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। इनने जोहिला से कहा कि भैया ये क्या नाटक था। बोला देखो कायदे की चीज,
बोला क्या कायदे की चीज के वहां मैं दासी की तरह रहती, यहां पर मैंने थोड़ा सा पाप किया और अब मैं रानी बन के रह रही हूं। तो भाई साहब सोन जी को क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। और अगर कोई आदमी ज्यादा दुख में होता है तो क्या हो जाती है उसकी कंडीशन, दीनहीन जैसी हो जाती है बेचारे की। तो बोला मुझसे पाप हो गया, पाप हो गया तो पाप के लिए अब भाई साहब नर्मदा के दर्शन तो कर नहीं सकते थे, क्यों, नर्मदा तो चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। तो इन्होंने कहा पाप के लिए दूसरी जगह जाएंगे। कहां पर गए ये, सर गंगा गए, और गंगा में जाकर इन्होंने क्या कर लिया, डुबकी लगा ली। अब स्थिति कैसी हो गई इनकी, दीनहीन जैसी हो गई। तो एक जगह पड़ती है दीनापुर, कौन सी जगह पड़ती है, दीनापुर। तो दीनापुर में सोन नदी का मिलन कहां पर है, गंगा में उनका मिलन है, किसका, सोन का। और दीनापुर कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो भाई साहब इस तरीके से सोन की कहानी यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर। अब नर्मदा गुस्से में जा रही हैं, गुस्से में निकली भाई साहब, गुस्से में निकली और बोला आज के बाद किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करना। मम्मी सही कहती थी, हाँ मैं तो सोचती थी कि पापा बहुत अच्छे हैं लेकिन आदमी आदमी ही होता है ना। गुस्से में हाँ, नहीं तुम एक बार मम्मी से प्यार से पूछो, एक बार बैठ के पता पड़ जाएगी कि बोला बेटा देख तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, है ना। चलिए ये तो मजाक की बातें थी। देखो यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल उद्देश्य ये है कि आपको किसी ना किसी तरीके से चीजों को याद करा दिया जाए और आपको वो रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक, अब इससे आपको बहुत सी चीजें कवर हुई, जैसे कि तीर्थ है, ऋषि के तरह तपस्या की तो ऋक्ष पर्वत हमें देखने को मिलता है, माई की बगिया में है, शिव की उपासना से तो शंकरी नाम पड़ा, मैकल से निकली है तो मैकल की पुत्री थी, मैकल सुता नाम पड़ा। चिरकुंवारी क्यों कहा जाता है, कभी भी उन्होंने शादी ना करने का प्रण लिया था तो क्या नाम पड़ा, चिरकुंवारी नाम पड़ा। क्लियर। अब इस तरीके से नर्मदा क्या हुई साहब, बोली कि अब मैं कभी भी सोन की साइड तो देखूंगी ही नहीं। और सोन कहाँ जा रहे हैं साहब, गंगा की ओर, यानी उत्तर की ओर बह रहे हैं, उत्तर और पूरब की ओर। तो नर्मदा ने बोला कि जहां सोन जाएगा वहां तो मैं जाऊंगी नहीं। तो नर्मदा किस ओर वही, पश्चिम की ओर। तो नर्मदा का प्रवाह कहां से कहां तक है, पूर्व से पश्चिम की ओर हमें देखने को मिलता है। अब भाई साहब नर्मदा निकली, नर्मदा निकलने के बाद तेजी से वही, तेजी से बहने के दौरान अकेली जा रही थी। तो कई बार क्या होता है, इतने महान पर्सनालिटी होते हैं तो लोग बाग इनसे इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो इसी तरीके से टोटल इनकी 41 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं। 41 सहायक नदियों ने बोला कि दीदी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है ना। और दीदी के साथ 41 सहायक नदियां हो गई, जिसमें से कि हमारे पास 19 उत्तर की ओर से आकर मिलती है और 22 कहां से आकर मिलती है, दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। इन 41 सहायक नदियों में भी ध्यान रखना 39 जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश में है और 2 सहायक नदियां कहां पर हैं, गुजरात में। ठीक, तो 39 सहायक नदियां कहां पर, नर्मदा की मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है और 2 सहायक नदियां कहां पर देखने को मिलती है, गुजरात में देखने को मिलती है। इस तरीके से टोटल 41 सहायक नदियां हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अब नर्मदा तेजी से जा रही है। अब भाई साहब पापा हैं, प्रयास तो करते हैं ना कि चल बेटा कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं, है ना। नर्मदा ने बोला मैं कसम खाती हूं। तो बोला कि ठीक है, गुस्से में गई है कोई दिक्कत नहीं है। तो गुस्से में जाने के दौरान ये जो मैकल जी थे, इनके ही हमारे पास बड़े भाई थे जिनका नाम था सतपुड़ा। सतपुड़ा के पास मैसेज पहुंचा है कि यार वो देखो नर्मदा गुस्से में गई है। तो सतपुड़ा जी ने अपनी पुत्री को कहा, इनकी पुत्री है सतपुड़ा की हमारे पास, जिनका नाम है ताप्ती। क्या नाम है, ताप्ती। अब भाई साहब ताप्ती है, ताप्ती से कहा कि यार बेटा देखो दीदी को समझाओ, नर्मदा बड़ी थी ताप्ती छोटी थी, दीदी को समझाओ। तो दीदी को समझाने के लिए ताप्ती थोड़ा बहुत आगे बढ़ी। नर्मदा ने बोला देखो आ मत जाना, ठीक, छोटी हो छोटी की तरह रहो। अभी उद्गम हुआ है ना, तो उद्गम हुआ है तो बोला छोटी हो छोटी की तरह ही रहो, अगर आए ना तो वो कनपटी सुझा दूंगी तुम्हारी। तो उन्होंने बोला दीदी बहुत गुस्सा है भाई। तो कहां से इनका उद्गम हुआ है, हमारे पास बैतूल से। और बैतूल में किस जगह से,
मुल्ताई की पहाड़ियों से किसका उद्गम हुआ है? ताप्ती का उद्गम हुआ है। अब भाई साहब गई, दीदी को समझाने की कोशिश की, दीदी गुस्से में, बोला कि यार रहने दो यार। तो ये कहा फिर किस ओर चली गई? महाराष्ट्र की ओर चली, निकलकर कुछ कुछ दूर तक तो नर्मदा के पास गई और उसके बाद कहाँ गई? महाराष्ट्र की ओर गई। और महाराष्ट्र में पहुंचते से ही, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई बढ़िया सपनों का शहर। तो ताप्ती ने बढ़िया क्या है, वहां पर घूमी फिरी, सेल्फी एल्फी अपलोड की इंस्टाग्राम पे और ये सब। ठीक, चला लो, तुम्हारा जा कहाँ रहा है, तुम्हें चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है, बस। ठीक, सेल्फी एल्फी अपलोड की, सेल्फी अपलोड की तो भाई साहब मैकल जी ने देखा कि यार ये तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें भेजा है किसके लिए? नर्मदा दीदी को समझाने के लिए, और तुम यहाँ सेल्फी एल्फी अपलोड करने में लगी हुई हो। तो भाई साहब बोला कि चलो वंस मोर, एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार और ट्राई करने के लिए दोबारा नर्मदा की ओर मुड़ी, और दोबारा नर्मदा की ओर मुड़ी तो ये हमारे पास जब वापस महाराष्ट्र से एंट्री लेती है तो एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। तो ताप्ती प्रदेश के मात्र 2 जिलों से होकर बहती है, एक बैतूल है और एक बुरहानपुर है। ठीक, तो ताप्ती कितने जिलों से होकर बहती है? 2, एक क्या है बैतूल और दूसरा बुरहानपुर। तो भाई साहब दोबारा गई, दोबारा दीदी ने बोला कि देखो आ मत जाना। ठीक, बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण ये दीदी को समझाने के लिए इनके बगल बगल चलती रही। इनका फुल फोकस ताप्ती का किस पर? दीदी नर्मदा पर। और नर्मदा ने कभी ब्याह नहीं किया, इनका फोकस दीदी पर। दीदी के चक्कर में ये भी ब्याह, कुंवारी रह गई बेचारी। हाँ, अगर किसी और पे फोकस करती तो शायद एक नया नदी तंत्र बनाती, है ना? तो भाई साहब इनने भी क्या है, कभी शादी नहीं की, और दोनों की दोनों क्या रह गई? कुंवारी रह गई। और कुंवारी रहकर आगे चलकर कहां पर? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। अरब सागर में भी एक जगह पड़ती है हमारे पास, कैम्बे की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कैम्बे की खाड़ी। और कैम्बे की खाड़ी में भी अगर हम बात कर लें तो क्या है, भड़ोच जिला एक पड़ता है। भड़ोच जिला एक पड़ता है, वहां पर क्या है, ये अरब सागर में अपना मुहाना बना लेती है। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों का मुहाना कहां पर है? अरब सागर में है। किस जगह पर? कैम्बे की खाड़ी में। कौन सी जगह पड़ती है? भड़ूच जिला हमारे पास देखने को मिलता है। चलिए साहब, यहां से नर्मदा गुस्से से जा रही है, और जब गुस्से से जा रही है, तेजी से जा रही है, तो तेजी से जाने के कारण इसका प्रवाह बहुत तेज है, और इसके कारण ये अपने आसपास की चट्टानों को काटेगी, और इसी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे और गॉर्ज बने हैं। और फलस्वरूप इस आधार पर इससे कहा जाता है स्कंद पुराण में कि नर्मदा जो बहती है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से बहती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से। ठीक, तो यहाँ से स्कंद पुराण के आधार पर ये पता चलता है कि साहब नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर भी क्यों बहती है। तो पौराणिक आधार भी मिल गया हमें, और दूसरा तो आधार मैंने बता ही दिया था, भौगोलिक आधार, भ्रंश घाटी का निर्माण हमारे पास किस प्रकार से हुआ है। चलिए साहब, यहाँ से हमारे पास ताप्ती भी पहुंची, और ताप्ती भी बहती हुई कहाँ पर पहुंच गई है? अरब सागर में पहुंच गई। 2 नदियों का उद्गम और मिलन कंप्लीट हुआ, याद हुआ? भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, ये खबर चारों साइड फैल गई, है ना? खबरें तो फैलती है साहब एक जगह से दूसरी जगह। तो भाई साहब यहां पर मध्य प्रदेश में एक सरदार जी थे। कौन थे? सरदार जी, है ना? और सरदार जी थे, कहां के रहने वाले थे साहब? धार के रहने वाले थे, है ना? सरदार जी कहां के थे? धार के थे। और सरदार जी के एक मुंडा था। भाई साहब लड़के को क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है ना? तो मुंडा था, और उसका सिविल खराब था, कैरेक्टर, है ना? कैरेक्टर गड़बड़ था भाई साहब का। ठीक, अब कैरेक्टर गड़बड़ था। उस मुंडा का नाम क्या था? माही। क्या नाम था? माही। इनने बोला कि चलो कोई बात नहीं, इतना लंबा सफर तय किया है, शायद नर्मदा का मन बदल गया हो, है ना? तो इनने सोचा कि अपन भी ट्राई करके देख लेते एक बार। ठीक, तो ये निकले, और निकलने के दौरान नर्मदा के पास गए। नर्मदा ने बोला पास मत आ,
अगर गलती से भी तुम पास आए तो ध्यान रखना वो टोटे टोटे कर दूंगी, है ना। तो भाई साहब इसने बोला कि यार इनका तो दिमाग बहुत खराब है, छोड़ो यार नहीं जाते। और इसी के कारण इन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो ये कहाँ की ओर मुड़ गए, राजस्थान की ओर मुड़ गई। और राजस्थान की ओर जैसे ही मुड़ा कौन, माही, तो इसने क्या किया, कर्क रेखा को काटा, कर्क रेखा को एक बार काट दिया। कर्क रेखा को काटा और वहां पर भाई साहब अरावली की पहाड़ियों में रेगिस्तान के, राजस्थान के रेगिस्तान की रेत छानते छानते बेचारा चलता हुआ आया। चलता हुआ आया तो देखा कि यार नहीं, या तो अपनी दाल नहीं गलेगी, तो वापस आया। वापस आया, वापस आने के दौरान तब तक भाई साहब की उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी। बोले एक बार और ट्राई मारते हैं, ठीक, शायद फिर से मन बदल गया हो। नर्मदा ने बोला कि कोई, तुमने क्या महाभारत नहीं पढ़ी है? बोला हाँ पढ़ी है। बोला भीष्म जैसी प्रतिज्ञा ले रखी है? बोला कि यार भाड़ में जाओ, ब्रह्मा नहीं समझ पाए लड़कियों को तो हम क्या समझेंगे। बोला रहने दो। और इसके कारण ये भी बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारे साथ चल तो सकते हैं। और चलने के दौरान क्या किया भाई साहब, ये भी क्या हुआ, नर्मदा के साथ साथ चलते चलते ये भी कहाँ पहुंच गए साहब, अरब सागर में। और भाई साहब जब वापस आए थे तो कर्क रेखा को इन्होंने दोबारा काटा। तो माही नदी क्या है, कर्क रेखा को दो बार इंटरसेक्ट करती है और कहां पर जाकर मिल जाती है, अरब सागर में ही मुहाना बना लेती है। तो इन तीनों नदियों का मुहाना कहां बन रहा है, अरब सागर में। किसके कारण, नर्मदा के कारण। यानी कि ये दोनों के दोनों बर्बाद किसके कारण हुए, नर्मदा के कारण। एक बेचारी मनाने के चक्कर में, दूसरा बेचारा है पटाने के चक्कर में। अरे मतलब ऐसी हरकतें देते हो जैसे बच्चे हो। हाँ, यहां पर हर कोई वयस्क है, ठीक, चलिएगा। तो अब क्या हुआ, हमारे पास तीनों का मुहाना कहां पर, अरब सागर में बन गया। और ये हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कर्क रेखा को दो बार इंटरसेक्ट करती है। क्लियर। अब इसी तरीके से नर्मदा हमारे पास क्या हुई, आगे बढ़ी है। और आगे बढ़ने के दौरान जब इसने देखा कि मैं अपने जीवन को, अगर मैंने शायद पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, अब अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित करती हूँ इस क्षेत्र की भलाई के लिए। और जब भलाई के लिए समर्पित करती हूँ तो ये पूरे के पूरे अपने मध्य प्रदेश वाले रीजन में मध्य से होकर बही है। और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या किया है इसने, अपनी जल का प्रवाह दिया है। और इसी के कारण लगभग नर्मदा पर 300 के आसपास परियोजनाएं हमारे पास विकसित की गई हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो तवा डैम की है, बरगी है हमारे पास, ओमकारेश्वर परियोजना है, इसके अलावा सरदार सरोवर है, महेश्वर परियोजना, इन सब का विकास हुआ है नर्मदा पर। तो नर्मदा ने अपना पूरा जीवन किसके लिए कर दिया, मध्य प्रदेश के लिए समर्पित कर दिया। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाई, क्या कहलाई फिर आगे चलकर, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाई। तो एक और नाम हमारे पास क्या पड़ा नर्मदा का, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अच्छा, मध्य प्रदेश भारत का हार्टलैंड है ना, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से नर्मदा बहती है, तो भारत का हार्टलैंड मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हार्ट क्या हुई, नर्मदा। तो इस तरीके से इसको, नर्मदा को एक और नाम दिया गया, हार्ट लाइन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया, भारत की हृदय रेखा कहा गया। क्या नाम पड़ा और इसका, भारत की हृदय रेखा कहा गया। ठीक, तो एक और नाम नर्मदा का हमारे पास क्या पड़ गया, भारत की हृदय रेखा। अब नर्मदा ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। तो उस दौरान जैसे कि महात्मा बुद्ध हुए थे, महावीर स्वामी हुए थे, उन्होंने भी अपना जीवन समाज को समर्पित किया। और हम क्या कहते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पहले हमारे पास जो नाम था गौतम बुद्ध का, वो वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब क्या होता है, एनलाइट पर्सनालिटी, है ना, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक, तो इसी के कारण जब बुद्ध, महात्मा बुद्ध को कहा गया, तो नर्मदा को भी एक नाम दिया गया, निबुद्धा। क्या नाम दिया गया, निबुद्धा। यानी कि ऐसा जिसे कि दूसरों से कुछ भी लेना देना नहीं है लेकिन ज्ञानवान है। तो एक और नाम क्या पड़ा इसका, निबुद्धा नाम पड़ा। ठीक, इसके साथ साथ
जब नर्मदा इतनी पवित्र नदी है, दर्शन से ही इसके दुनिया के पाप धुल जाते हैं। तो इसी दौरान इनमें यह कहा गया कि अगर नर्मदा नदी में आप सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या में अगर डुबकी लगाओगे तो क्या होगा, आपके इस जीवन के साथ साथ पिछले जीवनों के भी सारे पाप धुल जाएंगे। तो जब सोमवती अमावस्या को नर्मदा में डुबकी लगाने की बात की तो इनका नाम एक और पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? सोमवती। तो नर्मदा का एक और नाम क्या देखने को मिलता है? सोमवती नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश को इसने खुशहाल बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है? मध्य प्रदेश की जमीन को उपजाऊ बनाया है। तो इसको एक और नाम दिया गया हमारे पास, मध्य प्रदेश की खुशहाल दाता, या फिर हम बात कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की आनंद दाता नदी कहा जाता है। प्लेजर ऑफ एमपी रिवर कहा जाता है इसे। ठीक, तो आनंद की दाता नदी हमारे पास कौन है साहब? नर्मदा। तो भाई साहब, आनंद की दाता, आनंद की दाता नदी कौन देखने को मिलती है? नर्मदा हमें नाम देखने को मिलती है। अच्छा, चलिए अब बात आती है कि सर आप नर्मदा नर्मदा चिल्ला रहे हो, लेकिन रेवा खंड में तो इसका नाम क्या दिया गया है? रेवा दिया गया है। नाम नर्मदा कैसे पड़ा? तो नाम नर्मदा पढ़ने के पीछे देखिए, फिर बोलता हूं कि कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लेना, बन जाना, नहीं बने ना तो परेशान रहोगे। जैसे भैया परेशान है, पापा परेशान है, ऐसे ही परेशान रहोगे। ठीक, अब देखिए कैसे, किस तरीके से। यहां पर हमारे पास पौराणिक आधार पर मध्य प्रदेश का पौराणिक इतिहास है, और पौराणिक इतिहास पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की बात करें या फिर प्रलय के बाद की बात करते, जब प्रलय हुई थी, तो प्रलय होने के बाद हमें पुराणों में पता पड़ता है कि एक व्यक्ति थे मनु, और उनकी पत्नी थी शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा से ही क्या हुआ है? पूरी सृष्टि का फिर से निर्माण हुआ है। ठीक, तो जो आखिरी मनु हुए हैं, जिनकी संतान हम मानते हैं, मनु केवल और केवल एक पोस्ट है, ध्यान रखना। जैसे कि हमारे पास राष्ट्रपति की पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, ऐसे ही पौराणिक आधारों पर सृष्टि को आगे सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो आखिरी पुरुष बचता है उसका पद है मनु। ठीक, और जो आखिरी मनु हुए हैं वो मनु हुए वैवत्स मनु। कौन से मनु हुए हैं? वैवत्स मनु। ठीक, जिनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी, है ना। इसी 10 पुत्रों में एक पुत्र था है। क्या नाम था? है। और है के नाम से ही हमारे पास एक वंश चला है जो है वंश कहलाता है। ठीक, इसी है वंश से हमारे पास जो रघुकुल है, राम जी का कुल, वो है वंशी माने जाते हैं। मानधाता जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनके नाम पे मानधाता नगरी खंडवाम बसी है, वो भी है वंशी ही माने जाते हैं। इसी है वंश में एक राजा था महिमंत, जिनके नाम पर हमारे पास माहिष्मती नगर की स्थापना हुई है। इसी है वंश में एक राजा था अवंती, जिसने के इस पूरे क्षेत्र में अवंती जनपद की स्थापना की है। क्लियर? तो ये है वंश भारत का बहुत ही प्राचीन और महान वंश माना जाता। ठीक, इसी है वंश में एक राजा और था जिसका नाम था पुरुकुत्सुकु। क्या नाम था? पुरुकुत्सुकु। और पुरुकुत्सुकु की शादी हुई थी नागवंश की राजकुमारी नर्मदा से। किससे शादी हुई थी? नागवंश की राजकुमारी थी नर्मदा, उनसे हुई शादी। अभी तक ये पूरी नदी रेवा कहलाती है, लेकिन किसी बात को लेकर उनकी पत्नी नर्मदा उनसे क्या हो गई? रूठ गई। और रूठ गई तो उनको खुश करने के लिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पुरुकुत्सुकु के अंडर में आता था, तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, तुम खुश किस तरीके से होगी? बोला मेरे लिए कोई स्पेशल करो कि आजीवन आने वाली कई पीढ़ियां मुझे याद रखे। बोला आज से तेरे क्षेत्र की जो प्राणदायिनी नदी है उसका नाम बदलकर तेरे नाम पे कर। ठीक, और इस तरीके से रेवा का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? नर्मदा के नाम पर कर दिया गया। कौन थी नर्मदा? रानी थी। किसकी रानी थी? पुरुकुत्सुकु की रानी थी। और पुरुकुत्सुकु किस वंश का है वंश का राजा है। इस तरीके से नर्मदा का नाम क्या पड़ा? नर्मदा पड़ा, है ना। इस तरीके से रेवा का नाम क्या पड़ा? नर्मदा हमें देखने को मिलता है। और नर्मदा आज वर्तमान में प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में हमारे पास शामिल होती है। क्लियर?
इस पर कई परियोजनाओं का हमारे पास विकास देखने को मिलता है। अब देखिएगा यहाँ पर, हालांकि जैसे कई लोग एमपीपीएससी का भी एग्जाम देंगे, तो पीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जब नर्मदा में कई नदियां आकर आपस में मिलती हैं, तो मिलने के दौरान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ इस जगह पर, कि साहब ये नर्मदा निकली है, और नर्मदा निकलने के दौरान क्या हुआ है साहब, इससे कई छोटी छोटी नदियां हमारे पास क्या हुई हैं, आकर मिल रही हैं। जैसे हिरनी है, मान है, चोरल है, चंद्रशेखर है, कोलार है, बारना है, शंकरी है, शेर है, दूधी है, बंजार है, तवा है, छोटी तवा है ना, गंजाल है, हमारे पास देखने को हिरन इत्यादि नदियां इससे मिली है। तो इस दौरान अगर आप इसको ध्यान से देखो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, केवल और केवल आप इस चीज पर, इस फिगर पर फोकस करोगे, तो इस फिगर पर फोकस करने के दौरान आपको देखने को लग रहा होगा कि साहब एक तो ये मुख्य धारा होकर बह रही है, मेन स्ट्रीम जा रही है जड़ के जैसी, है ना, और इससे कई छोटी छोटी और अन्य नदियां आकर मिल रही हैं। ठीक, और जब कई नदियां आकर मिल रही तो आपको इसकी आकृति कैसी लग रही होगी? ऐसा नहीं लग रहा है कि जमीन के अंदर कोई जड़ है कि नहीं, है ना? और जड़ किस में होती है? पेड़ पौधों में या झाड़ियों में होती है? अच्छा, झाड़ियों में नहीं होती है? अच्छा, मैंने सुना कि नहीं। हाँ, तो पेड़ पौधों या झाड़ियों में हमारे पास जड़ होती है। तो नर्मदा का जो बहने का सिस्टम है, नर्मदा जिस सिस्टम से बहती है वो क्या है? डेंड्रिक शेप बनाती है। डेंड्रिक यानी झाड़ी नुमा शेप बनाती है। कैसा शेप बनाती है? झाड़ी नुमा। इसका अपवाह तंत्र कैसा है? झाड़ी नुमा हमें देखने को मिलता है। अब इसमें एक चीज और आती है, एक प्रश्न और आया था कि नर्मदा जब ओरिजिनेट होती है, उद्गम होता है, तो यहां पर बहने के दृष्टिकोण से तो हमारे पास किस तरीके का शेप बनाती है साहब? अपवाह तंत्र कैसा बनाती है? झाड़ी नुमा बनाती है। लेकिन जब इसका उद्गम होता है ना, तो उद्गम होने के दौरान जो उद्गम का तंत्र बनता है इसका, वो झाड़ी नुमा नहीं बनता, उसको कहा जाता है रेडियल तंत्र। कौन सा तंत्र? रेडियल तंत्र कहा जाता है। रेडियल तंत्र का मतलब क्या होता है? कि रेडियल तंत्र का मतलब होता है कि नदी जो होती है, जिस जगह से निकली है, वो एक धारा के रूप में नहीं निकलती, कई धाराओं के रूप में निकलती है। और कई धाराओं के रूप में निकलने के बाद, जैसे कि हम यहां पर बना लें, मान लो यहां से नर्मदा निकल रही है। अब नर्मदा यहां से ऐसे निकली, ये निकला, ये निकली, ये निकली, ये कई धाराओं के रूप में निकली, और कई धाराओं के रूप में निकलने के बाद इन द एंड एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। तो जब नदी कई स्ट्रीम्स में निकलती है और आगे चलकर एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, तो इस तंत्र को क्या कहा जाता है? रेडियल तंत्र कहा जाता है। तो उद्गम पर कौन सा तंत्र बनाती है? रेडियल तंत्र बनाती है। और अपवाह में कौन सा तंत्र बनाती है साहब? अपवाह में कौन सा तंत्र बनाती है हमारे पास? झाड़ी नुमा या डेंड्रिक शेप का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तीन नदियों का उद्गम याद हुआ, उनका मिलन याद हुआ, याद हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान एक चीज और, यहां पर जो ये बैतूल से ताप्ती नदी निकली है, ताप्ती नदी को माना जाता है कि ताप्ती किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री है, डॉटर ऑफ सन। तो भाई साहब, सूर्य की पुत्री किसका नाम है? ताप्ती नदी का नाम है। ठीक, अब सूर्य की पुत्री है, डॉटर ऑफ सन है, तो सूर्य के एक बेटा भी है जिसका नाम है शनि, है ना? खतरनाक आदमी। हाँ, दुनिया में अगर किसी की कुंडली में बैठ जाए तो बर्बाद कर दे सामने वाले को। ठीक, तो शनि किसके पुत्र है? सूर्य के। और ताप्ती किसकी पुत्री है? सूर्य की। तो शनि और ताप्ती दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन। तो ताप्ती को एक और नाम दिया जाता है, क्या? शनि की बहन। क्या नाम दिया जाता है? शनि की बहन नाम दिया जाता है। क्लियर? चलिएगा, तो ये हमारे पास ताप्ती पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के दौरान गुजरात वाले रीजन में जब ये आगे बढ़ेंगी, नर्मदा के साथ साथ चलेंगी, तो भाई साहब नर्मदा को तो शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था, है ना? शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी, तो उत्पन्न हुई थी तो इन पे तो कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं। ठीक, लेकिन ताप्ती तो भाई साहब नॉर्मल थी, है ना? तो इनकी क्या हुई? डे बाय डे उम्र क्या हुई? घटने लगी।
और घटने लगी तो जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं तो डोकर डोकरी होते जाते हैं कि नहीं होते जाते हैं। ठीक, तो पुरुषों को डोकरा कहा जाता है और महिलाओं को डुकैया कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं कहते। तो डुकाई से याद रखो, डुकाई से याद रखो कि यहाँ पर ताप्ती में जैसे जैसे उम्र गुजरी, यानी गुजरात में जैसे ही पहुंची, तो यहाँ पर ताप्ती पर एक परियोजना का विकास हुआ जिसका नाम था उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना है? उकाई परियोजना का डेवलपमेंट हमारे पास किस पर हुआ है? ताप्ती नदी पर देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, नर्मदा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो पवित्र नगरियों से होकर जाएंगी, है ना, और जब पवित्र नगरियों से होकर जाएंगी तो ओमकारेश्वर, महेश्वर, है ना, ये परियोजनाएं किस पर? नर्मदा पर देखने को मिलेंगी। ठीक, बीच में ही हमारे पास क्या देखने को मिलता है? नर्मदा जब इतनी ज्यादा गुस्से में थी तो गुस्से में होने के कारण क्या हुआ, इनको शांत करने के लिए कि भाई साहब इनको शांत हो जाए, तो इनके ऊपर तवा रख दिया गया। क्या रख दिया गया? तवा रख दिया गया। तो नर्मदा पर क्या रखा? तवा रख दिया कि शायद इस तवा से क्या हो, इनकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए, शांत हो जाए। तो नर्मदा पर एक और परियोजना कौन सी? तवा परियोजना हमें देखने को मिलती है। क्लियर? लेकिन नर्मदा किसी की नहीं सुनी, और जो किसी की नहीं सुनता है वो दुनिया में क्या है? मुकद्दर का सिकंदर, और सिकंदर सबका सरदार माना जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दुनिया विजय करने आए सिकंदर, पूरी दुनिया का सरदार। तो भाई साहब यहाँ पर गुजरात में जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे जैसे गुजरात में हमारे पास इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई, और एक परियोजना का विकास हुआ, सरदार सरोवर डैम का विकास हुआ। तो सरदार सरोवर डैम किस पर है? नर्मदा पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखिएगा, यहीं पर सरदार सरोवर डैम जो हमें देखने को मिलता है, ये भारत की एक बहुत ही बड़ी परियोजना मानी जाती है। ठीक, और इस डैम के विकास के लिए भारत सरकार ने इसकी ऊंचाई बढ़ाने का क्या किया? निश्चय किया। और जब ऊंचाई बढ़ाने का निश्चय किया तो उस दौरान जब भी किसी डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी तो वो ज्यादा पानी को रोकेगा, और अगर ज्यादा पानी को रोकेगा तो वो पानी ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं की वहीं रुक के रहेगा, वो जगह में फैलेगा, जगहों को घेरेगा। जैसे कि आप अगर देखो, कभी आप मोहना से और इस साइड के लिए गए हो पोहरी के लिए, तो बीच में शिवपुरी के में आसपास हमें एक ककेटो डैम देखने को मिलता है ना। तो ककेटो डैम का हमारे पास ऊंचाई बढ़ाने का व्यवस्था हुई थी, और इसके कारण बीच में जो गांव बसे हुए हैं मोहना से लेके पोरी के बीच में, उनका क्या हो गया? उन जगहों पर, उन गांव में पानी भर गया, तो डूब गए, तो उन गांव के आदमियों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। ठीक, अब चलिए, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने की बात हुई और बोला कि ऊंचाई बढ़ाई जाए, लेकिन भारत सरकार के पास इतने रुपए नहीं थे। तब उन्होंने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी। तो सरदार सरोवर परियोजना भारत सरकार ने किसकी मदद से प्रारंभ की थी? वर्ल्ड बैंक की मदद से प्रारंभ की थी। क्लियर? अब देखिएगा, जैसे ही ऊंचाई बढ़ाने की बात आई तो पता पड़ा कि इसका क्षेत्र बढ़ेगा और ये कई गांवों को, कई एरियाज को अपने अंडर में ले लेगा ये पानी। अब सोचिए, आपसे अगर ये कहा जाए कि आप ऐसा कीजिए, आप की कितनी जमीन है? बोला 2 बीघा जमीन है। ऐसा कीजिए, 3 बीघा जमीन लीजिए और इस जगह को छोड़कर हम किसी दूसरी जगह आपको बसा रहे हैं, आप वहां बस जाओ। बस जाओगे? नहीं बसेंगे भाई साहब। हमारे यहाँ पर रोटी और माटी का रिश्ता बहुत महान माना जाता है। क्यों? आप तो बोल दोगे कि दूसरी जगह बस जाओ। हमारे चाचा ताऊ, चलो चाचा ताऊ को भी साथ में ले गए, लेकिन मौसा, फूफा, बुआ, मामा, पूरी रिश्तेदारी तो उसी जगह पे है ना। तो किसी एक व्यक्ति का किसी एक स्थान से हटने के पीछे उसके जीवन के सारा का सारा जो पूर्वजों की तरफ से जो उसे रिश्तेदारियां मिली है वो भी सब खत्म हो जाती हैं, एक जगह से हट जाती। ठीक, और इसी के कारण यहाँ सरदार सरोवर के पास वाले जो गांव डूब में आ रहे थे, उनने मना किया किसके लिए? कि हम नहीं हटेंगे। अब नहीं हटेंगे, लेकिन संविधान का प्रारूप है कि भाई साहब, विकास के आधार पर, क्षेत्र के विकास के लिए जितनी भी देश में चीजें हैं वो सारी की सारी नेशनलाइज मानी जाती हैं, सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, और उस दौरान डेवलपमेंट के बेसिस पर सरकार आपको उस जगह से हटा सकती है। तब हमें देखने को मिलता है कि एक महिला आती है, समाज सेविका आती है, जिनका नाम है मेधा पाटेकर। क्या नाम है?
मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर के साथ हमारे पास बाबा आप्टे, बाबा आप्टे है ना, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो मेधा पाटेकर हुए, बाबा आप्टे हुए इत्यादि ने क्या किया, यहाँ पर एक आंदोलन चलाया और उसको कहा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड कौन है साहब? मेधा पाटेकर, बाबा आप्टे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बात वही आएगी कि सर मेधा पाटेकर जी आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है सरकार झुक जाएगी। तो मेधा पाटेकर जी ने प्रॉब्लम कहाँ है? बोला कि डैम की ऊंचाई बढ़ रही है। बोला डैम की ऊंचाई बढ़ रही है तो पैसे कौन खर्च करेगा? बोला सरकार। सरकार के पास कहाँ से आ रहे हैं, इतने तो है ही नहीं। बोला कि वर्ल्ड बैंक दे रहा है। बोला अच्छा, फंड वर्ल्ड बैंक देगा? बोला हाँ। तो वर्ल्ड बैंक के सामने उन्होंने एक क्वेश्चन रख दिया। वर्ल्ड बैंक से बोला कि नहीं, मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुझे ये बताइए कि इस डैम की ऊंचाई बढ़ने से जो पानी रुकेगा, जो परियोजनाएं निकलेंगी, नहरें विकसित होंगी, उससे कितने लोगों को फायदा होगा? बोला कि साहब उससे लगभग 5,000 लोगों को फायदा होगा। अच्छा चलिए, 5,000 लोगों को इससे फायदा होगा, चलिए, लेकिन यहां से विस्थापित कितने किए जाएंगे? बोला लगभग अगर बात की जाए तो 50 गांव को विस्थापित किया जाएगा। ठीक, और मान लीजिए कि 50 गांव को विस्थापित करने के दौरान वहां पर एक गांव में 10 आदमी रहते थे, मान लो एक, ठीक, हालांकि व्यक्तियों की संख्या ज्यादा थी, मान लो 10 ही रहते थे, तो 500 लोगों को विस्थापित किया जाएगा। मेधा पाटेकर जी ने बोला कि विकास अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 5,000 लोगों को फायदा देने के लिए 500 लोगों की बलि चढ़ाना, हमें विकास इस तरीके, यस भाई साहब, यहां अगर कहीं आसपास कोई बली अली चढ़ी मिले ना तो ये आदमी है ना। तो मेधा पाटेकर जी ने एक एथिकल क्वेश्चन क्रिएट कर दिया वर्ल्ड बैंक के सामने कि हमें विकास इस तरीके से करना है कि सबका फायदा हो, ना कि किसी का नुकसान करके फायदा किया जाए। और इसी के कारण वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना से अपना हाथ खींच लिया और भारत को फंड अलॉट करना बंद कर दिया। बंद कर दिया तो सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई नहीं बढ़ पाई और मेधा पाटेकर जी क्या हो गई? फेमस हो गई। किससे हुई फेमस? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन लेकर आया था? मेधा पाटेकर जी। किससे रिलेटेड था? सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ने से संबंधित। हाँ क्लियर, कौन है ये? सोशल वर्कर हमें देखने को मिलती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? यही तो है नर्मदा, इससे बाहर प्रश्न ही नहीं। हाँ, कोई भी बात की दिक्कत है क्या? तथ्य सारे याद हो गए? हाँ, अब वही फैक्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं। कुछ फैक्ट कैसे कि भाई साहब टोटल लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर है ना। 1077 किस में बहती है साहब? मध्य प्रदेश में बहती है। किन किन राज्यों से होकर निकलती है? तो सर गुजरात और महाराष्ट्र से होकर निकलती है। तथ्य है, हम अभी 2 मिनट में इसको लिख लेंगे, है ना। चलो तो लिखो। टाइम हो गया? ओ माय गुडनेस, इतनी जल्दी टाइम हो गया? अच्छा पढ़ाया आज, बाकी दिन बेकार पढ़ा रहा था? हाँ चलिएगा, हाँ आज ज्यादा अच्छा पढ़ाया। चलिए, कई क्या है कि हम लोग हैं शिक्षक, हम चीजें ढूंढते रहते हैं कि संभवतः कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि आपको और आसानी से चीजें कवर हो जाए, है ना। क्लियर, चलो तो भाई इसको कल आकर लिखेंगे और कल बाकी नदियों की कहानियां सुनेंगे, है ना। 3 नदी आज अपनी कवर हो गई है।